अविनाश जी, महिला जी, मुकेश जी, डूडी जी और मैं रामावतार नागर आप सभी लोगों का इस ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के प्रांगण में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मैं खुद रक्षा मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हूं, लेकिन ये प्रकाश ओला सर का प्रेम है, इनका गाइडेंस है कि हम यहाँ पर चले आते हैं। तो एक बार सभी बच्चों तक अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट प्राप्त करने की चेष्टा करें, क्योंकि ये हाउसफुल होने वाला है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब बैठने को जगह नहीं मिलने वाली, तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बैठने की कृपा करें। अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध चल रहा है, तो कितने बच्चे हैं जो सीमाओं पे जाना चाहते हैं, सरहद पे जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े कीजिए, अपने हाथ खड़े कीजिए। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। जोश कम है आप लोगों का, ये नीम का थाना की धरती है, ये शेखावटी की धरती है। आपकी ऐसी आवाज हो कि पाकिस्तान की सरजमी पर आपकी आवाज गूंजे। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हाउ इज द जोश? आपको बोलना है हाई। हाउ इज द जोश? गुड। इसी तरह का जोश आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी रखना है, क्योंकि कभी अटल बिहारी वाजपेयी लिखते हैं कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि। हमारे बीच बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और दीपक गोदारा जी, जिनकी 92 रैंक है हिंदी माध्यम से। नीम का थाना पर मैं पहली बार वरण में देखता हूं कि सीकर जयपुर में भी इस तरह दो टॉपर नहीं बुलाए गए होंगे। ये आपका सौभाग्य होना चाहिए कि प्रकाश ओला जी सर इस नीम का थाना की मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते तो वो दिल्ली, जयपुर के अंदर भी इसकी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उनका एक ही सपना है कि मुझे घर घर से नीम का थाना में IAS और RS चाहिए। Am I right? तो आप जिन बच्चों तक मेरी आवाज जा रही हो, आप जल्दी से अपनी सीट प्राप्त करने की कृपा करें। फिर बाद में कहीं ऐसा ना हो कि सर हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि ऐसा होने वाला है, हाउसफुल होने वाला है। कहीं तनवीर गाजी लिखते हैं कि तू खुद की खोज में निकल। सुनिए आपने कविता पिंक मूवी के अंदर, हमारे मित्र हैं तनवीर गाजी, उन्होंने लिखा कि तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश हैं, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश हैं, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, पिघाल दे बेड़ियां बना ले इनको शस्त्र तू, और चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, पापियों को हक नहीं ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, जो तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। इस तरह महिला शक्ति से, नारियों से मेरा यही निवेदन है कि कहीं जब हमारी बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, विंग कमांडर वेमिका सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जब UPSC की टॉपर शक्ति दुबे बनकर निकल कर आती है, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि कहीं रेहाना रूही ने लिखा कि दिल को बहलाने का अरमान न समझा जाए, मुझको इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह हक मांगती हूँ, इसे बगावत का ऐलान न समझा जाए, इसे बगावत का ऐलान न समझा जाए। तो ये बेटियां जब उड़ान भरती हैं, तो कहीं कल्पना चावला, कहीं सुनीता विलियम्स बनकर आती है, जब कहीं बलिदान करती है तो पन्ना धाई की तरह, हाड़ी रानी की तरह अपना शीश दान कर देती हैं। कहीं झलकारी बाई, कहीं लक्ष्मी बाई, कहीं बेगम हजरत महल बनकर क्रांति कर देती है। तो सभी नारी शक्ति के अंदर मैं ये देख रहा हूं। और दरअसल कहा भी गया है कि बेटे अंश होते हैं तो बेटियां वंश होती हैं, बेटे भाग्य तो बेटियां सौभाग्य होती हैं।
Am I right? तो एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कीजिए। यह प्रोग्राम अपने परवान चढ़ने वाला है, इसकी इब्तिदा होने वाली है। जिन बच्चों तक जा रही हो भी लोगों की तालियां प्रकाश ओला सर और इस ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार लगाइए। तो मुझे यकीन है कि आप सभी लोग आईएएस और आरएस बनने जा रहे हो। Am I right? क्योंकि सपने बड़े देखो, क्योंकि सपने आपके हैं, नहीं किसी के बाप के, तो इसलिए सपने बड़े देखो। वो धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल भरता था पेट्रोल पंप पे, तो सपना देखा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, वो बन के दिखाया। आज मुकेश अंबानी उस एम्पायर को संभाल रहे हैं। Am I right? जब सपना देखा नवदीप सिंह ने, एक बौने से खिलाड़ी ने, लोगों ने कहा कि क्या करेगा तू जीकर, तेरी लंबाई तो 3 फीट 4 फीट है। उसने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। जब वो भाला फेंकता है पैरा ओलंपिक के अंदर, तो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है, उसका नाम होता है नवदीप सिंह। एक बार उस नवदीप सिंह के कहो आप आईएएस बनोगे, क्योंकि आपके सामने जो 2 आईएएस आ रहे हैं सामान्य से परिवार से आते हैं। भरत जयप्रकाश मीणा जिनके पिताजी सामान्य टीचर हैं, 3य श्रेणी के, लेकिन उन्होंने सपना देखा कि मुझे बनना है, बनकर दिखाना है, उन्होंने बनकर दिखाया। लाखों करोड़ों का सपना होता है सर। और दीपक गोदारा जी जिनके पिताजी दिव्यांग है, पहलवानी करते, अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने काफी साधारण परिवार से आते हैं। ये दिल्ली के बगल में, द्वारका के बगल में एक भरथल नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां से निकल कर आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लंबी यात्रा है, कैसे कर पाऊंगा। 18 लाख का उन्होंने पैकेज छोड़ा इस सपने के लिए। लोगों ने कहा तू क्या कर रहा है, लेकिन जब आज दीपक गोदारा जब आईएएस बनकर आते हैं, तो एमएलए, एमपी, कई बड़े बड़े लोगों की लाइन लगती है घर पे मिलने के लिए। अभी परवेश साहिब वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के लड़के थे, उनसे घर पर मिलने आते हैं। ये होती है आईएएस की ताकत। तो क्या आप लोग आईएएस बनने जा रहे हो? जा रहे हो? एक दिन में आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। ये आपका जो संघर्ष है ना, एक दिन में आपको सफलता के शीर्षतम मुकाम तक पहुंचा देगा। तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, जब एफकेट का इंटरव्यू देने जाते हैं पायलट के लिए, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक शिवानंद आश्रम होता है, वहां ठहर रहे थे, वहां पे सुसाइड करना चाह रहे थे। वहां पे बाबा जी गया, तो बाबा जी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और अच्छा। जिंदगी में तुम्हें किसी बड़े मुकाम के लिए बनाया है। और वही अब्दुल कलाम एक दिन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो पायलट बनना चाहते थे। तो इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपने सपनों को जिंदा रखिए। और हमारे बीच आईएएस भरत जयप्रकाश मीणा जी का स्वागत आ रहे हैं और दीपक गोदारा जी आने वाले हैं। एक बार जोरदार खड़े होकर। क्रेता भरत जयप्रकाश जी होते हैं, प्रकाश ओला सर होते हैं, जिन यहाँ पे उपस्थित हैं, दीपक गोदारा जी होते हैं, दिनेश जी एसडीएम आसमान कम है। यही सपना इन्होंने गांव में रहकर देखा। छोटे से गांव की पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, लेकिन आज में डीएम बनकर सर बहुत जल्दी आने वाले हो। तो ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के इस प्रांगण में आपको 2 हिंदी मीडियम के टॉपर से मिलने का सौभाग्य मिला है। ये नीम का थाना सौभाग्यशाली मानता हूं मैं। और लीजिए इस फेरिस्त को आगे बढ़ाते हुए, जो मंच की हमारी औपचारिकता है, कार्यक्रम की जो स्वागत की वेला है, इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं पवन जी सर, माँ वागवेश्वरी कृपा होती है। यस, कोई भी शुभ कार्य हो तो मां शारदा के चरणों में वीणा देव वरवादिनी वरदेव माँ बागेश्वरी सब पे कृपा करे और नीम का थाना की इस धरती से इसी तरह से आईएएस और आरएस ऑफिसर बन के निकले। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच जो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं भरत जयप्रकाश जी, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 85 रैंक के साथ पूरे हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम के टॉपर बने। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री श्याम ओला जी, जो ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के फाउंडर के प्रकाश ओला जी के पिताश्री हैं। श्री श्याम ओला जी को मैं
आमंत्रित करना चाहूँगा स्वागत के लिए, माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर और बुके देकर सम्मानित कर। और हिंदी मीडियम के टॉपर बने, जिनके रिटर्न कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। सर बहुत बहुत आपका, आप जो इतना बेशकीमती समय और हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभा आपके सामने खड़ा है, तो आप लोग भी IAS RAS क्यों नहीं बन सकते। ये ज्ञान सिद्धि की शुरुआत इसलिए हुई है। पगड़ी जो हमारी पुरखों की निशानी है, ये दस्तार जब सर पर सजती है तो कहीं केसरिया बाना बनकर, कहीं पगड़ी, कहीं साफा कहलाती है। बहुत बहुत आभार सर ज्ञान सिद्धि कोचिंग में पधारने के लिए। इसके बाद सूरज जी कलकल जो IAS हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर थे, लेक्चर बन के दिखाते हैं। राम किशन जी डांगी सूबेदार मेजर हैं अक्सर दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर थे। इस तरह से हमारे बीच डिफेंस के आदमी, दिल्ली में SDM हैं, RS ऑफिसर हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 महिलाएं, सपना जी जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के अंदर और अर्चना जी जो लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और दिनेश जी साहब का स्वागत करेंगे आप लोगों के लिए कि दिनेश जी IAS में भी सिलेक्टेड हैं और अभी वर्तमान में कोटपुतली में SDM हैं। ये बड़ा फक्र और गर्व का विषय हमारे लिए। कहीं नीम का थाना से जब सोफिया कुरैश रमिका सिंह निकलेगी तो ये गर्व का क्षण होगा हमारे लिए। मुकेश धूडी जी जो लेक्चरर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन लॉ क्रिमिनोलॉजी के अंदर PhD होल्डर हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर ईश्वरचंद जी। मुकेश जी के स्वागत के लिए प्रोफेसर साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इनके स्वागत के लिए। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। जोर से बोलो, हाउ इज द जोश। हाई रखना है क्योंकि यहां पर विक्रम जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे दिनेश जी का। हमारे बीच अजय जी भी हैं, अजय जी हैं जो व्याख्याता हैं, उनके स्वागत के लिए मैं राम जी को जो दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, नवोदय लेक्चरर हैं। नेतराम जी गुर्जर जी नीम का थाना के रहने वाले हैं। कवि हैं, अभी आपको थोड़ी देर में ये कविता भी आपको बोल करके आपका ओजस्वी कवि के रूप में YouTube पे दिखाए। और हिंदुआ सूरज के ताप से, अरे मैं समस्या के हाल में सच पढ़ता हूँ कि स्वामी भक्ति का, अरे चेतक पर चढ़ा ऐसा खुमार था, अरे चेतक पर राणा नहीं, राणा पर चेतक था। अरे दल में वो भक्ति बड़वानल सा बन जाता, सहस्त्र श्रृगालों के मध्य वो सिंह सा तन जाता। मारुति नंदन बन मुगल सेना नचा दी चेतक ने, रणभूमि में घूम घूम कर धूम मचा दी चेतक ने। हाथी के कपाल पे तापे अंकित कर दी चेतक ने, पूरी मुगलिया सेना भयभीत कर दी चेतक ने। वाजी ने वतन पे राजी हो बाजी लगा दी प्राण की, चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी राजस्थान की, चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी राजस्थान की। लीजिए इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे बीच जो हरियाणा के अंदर दिल्ली हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वर्तमान में दिल्ली के अंदर IAS ऑफिसर हैं। एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे जब IAS IPS बनते तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहूंगा जिसका नाम होता है सूरज कलकल, एक बार जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ इस्तकबाल करेंगे सूरज जी का।
आप सभी सम्मानित व्यक्तियों को नमस्कार। मेरे साथी भरत जयप्रकाश, दीपक गोदारा, मेरे सर्विस सीनियर पवन सर, मेरे अच्छे मित्र और मेरे गुरु प्रकाश ओला सर, और यहाँ से आए बड़े बुजुर्ग सबका मेरा सबसे पहले नमस्कार। मैं सूरज कलकल हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले के गाँव इमलोटा का रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और आप सभी की तरह बिल्कुल गांव से मेरा बचपन है, पला बड़ा भी वही हूँ, शिक्षा भी मेरे गांव से ही हुई है। उसके बाद मैं जब पहली बार प्रकाश सर के संपर्क में आया तो इन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया और वहीं से मेरी ये सारी यात्रा है जो स्टार्ट हुई है, जिसको मैं आप सबके साथ आज यहाँ पे साझा करूँगा। जब मैं आपकी इधर बैठे नौजवान साथियों को देखता हूँ तो मुझे मेरे वही तैयारी के दिन याद आते हैं। संघर्षशील, कोई गाइडेंस, कोई मोटिवेशन उस हिसाब से हमें कोई देने वाला नहीं था, क्योंकि गांव में वही एक चीज़ रहती है, आसपास कोई बड़ी नौकरी वाला नहीं होता है। सब कांस्टेबल लगना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, पटवारी, कलरक, यही हम सब के बारे में सोचते रहते हैं। तो उस पृष्ठभूमि से आते हुए आज जब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम चारों पाँचों का एक बड़ा सर्कल रहा है, 4-5 साल हम सब इकट्ठे रहे हैं, तो हमने लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा सफ़र तय किया है और जिसको आप सबके साथ साझा करना कि आप भी हमारी तरह बने और जहाँ तक कि प्रकाश सर की गाइडेंस है उसका आपको फ़ायदा मिले। एक छोटे से शहर में जो आज उन्होंने आज ये मंच सजाया है, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए हम सबको बुलाया है इतनी दूर से, और मैं चाहूँगा कि आप इसे बस एक कार्यक्रम ना समझें, इसे एक प्रेरणादायी स्रोत समझें जो आपके सबके जीवन में एक परिवर्तन करे और जो कि पॉजिटिव परिवर्तन करे। आप सब पढ़ाई के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़े, अच्छी अच्छी सर्विसेज के बारे में आपको जानने का मौका मिले, और जो प्रक्रिया है कि हमें कोई टैलेंट की कमी नहीं है। जितने भी आप लोग यहाँ सब बैठे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, सबके अंदर हमारे अंदर भरपूर टैलेंट है, बस उसको दिशा देने की ज़रूरत है। जो कि जो ज्ञान सिद्धि क्लासेज हैं, प्रकाश सर का जो नेतृत्व है उसमें हम सबको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आने वाले सालों में कई भरत जयप्रकाश मीणा, दीपक गोदारा यहाँ से निकलेंगे और विभिन्न आप अपना एक अच्छा सफल कैरियर बनाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि ये बड़ी बड़ी सर्विसें होंगे, उनको कुछ अलग ही पढ़ाई आती होगी। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मैं बिल्कुल आपके जैसे ग्रामीण, अभी मैं हरियाणवी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकदम समझ नहीं आएगी। तो कोई आपको अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मविश्वास आपको चाहिए, अच्छी गाइडेंस चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल देसी लठ आदमी, लामणी हमारे यहाँ होती है, 4 हमारे भैंस बंधी हुई है, गाय, ये सब है। तो आपको अपने आप को किसी से कमतर नहीं आंकना है, आपको सिर्फ एक दिशा में अच्छा प्रयास करना है। अब RAS की वैकेंसीज होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सिविल सर्विस में जाएंगे, हम क्यों सिविल सर्विसेज की इतनी बात करते हैं कि नौकरियां सब अच्छी होती हैं, हर आदमी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, लेकिन सिविल सर्विसेज जो आपको एक एक्सपोजर देंगे, आप अपने समाज में आसपास लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। तो उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि आज आप इस कार्यक्रम से सीखें और जैसे प्रकाश सर जैसे हैं और उनकी जो टीम है उसका आपको फ़ायदा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और एक इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए, क्योंकि सब लोकल के हैं। भरत सर आप बिल्कुल राजस्थान के लोकल टैलेंट हैं, कोई बड़े दिल्ली की बड़ी प्रतिष्ठित कोचिंग इन्होंने नहीं ली है, मैंने नहीं ली है। तो हम चाहेंगे कि आप इस जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और प्रेरित रहें कि हम भी अच्छी सर्विसेज करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। और जो गाइडेंस, जो लीडरशिप प्रकाश सर ने यहाँ आज दिखाई है, इतना बड़ा, मैं यहाँ पहले भी आया था, उस वक्त थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन आज मुझे सही लग रहा है कि इन्होंने इसी स्थान को चुना है। चाहते तो दिल्ली, जयपुर जैसी जगह भी ये संस्था खोल सकते थे, मगर जो टैलेंट पूल है, हम बाहर जाते हैं, इतने पैसे हमारे ख़राब होते हैं, जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, हम सबकी इतनी ठीक नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो खासकर अच्छी आर्थिक स्थिति के बच्चे आते हैं उनसे मुकाबला करना कई बार हमारे लिए दिक्कत में रहता है। लेकिन उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम उनसे पढ़ाई में इंच भर भी कम नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि उनसे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर टैलेंट रहता है और हमारे अंदर उनसे ज़्यादा करने के लिए जिज्ञासा भी रहती है, जुझारूपन भी हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोकल परिस्थितियाँ देखते हैं, लाइट 8-8 घंटे कट जाती है, कोई ऐसी वैसी क्लासेज नहीं होती थी, लेकिन वो सारी सुविधाएं आज अगर आपको ज्ञान सिद्धि क्लासेज में मिल रही हैं तो मैं चाहूँगा आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और प्रेरित रहें। और प्रेरणा स्रोत के लिए भरत सर जैसे हैं, हम हैं, पवन सर हैं, ऐसे व्यक्ति आपसे बार बार मिलते रहेंगे। आपकी परेशानियां हैं, जो भी तैयारी को लेकर बड़ी बड़ी जो कोचिंग
आप देखोगे टॉप 1000 में 1-2 बच्चा आता है, लेकिन ये प्रकाश सर की गाइडेंस थी कि उनकी गाइडेंस में हम 4 आदमियों ने, जिसमें 2 की तो 100 रैंक आई है। तो आप भी उसका फ़ायदा उठाइए और मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सूरज सर आपका, जो आपने बच्चों के गाइडेंस के लिए इतना शानदार वक्तव्य दिया। लीजिए स्वागत की इस वेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पंडित कौशल दत्त शर्मा जी, एक्स प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज, इनके स्वागत के लिए बलराम जी जाखड़ जो स्टूडेंट कॉर्नर लाइब्रेरी के मालिक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप माला पहनाकर स्वागत करेंगे पंडित कौशल दत्त शर्मा जी का। और इसके साथ ही हमारे बीच जो हिंदी माध्यम के टॉपर हैं 2023 बैच के भरत जयप्रकाश मीणा जी, IAS ऑफिसर्स, उनके स्वागत के लिए मैं पुनः आग्रह करूंगा बलराम सर से, बलराम जाखड़ जी से, कि भरत जी के स्वागत करेंगे माला पहनाकर। बहुत बहुत आभार सर आपका। कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो का बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी है। इसी कड़ी में यदि ओलाजी का मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है, आज के जो परीक्षा और जो प्रतियोगी माहौल है उसके बारे में जो संभावना और जो संभावित एस्पेक्ट है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 10 घंटे की मेहनत आप यदि सही दिशा में मेहनत करें तो 1 घंटे में हम उस 10 घंटे की मेहनत को पार कर सकते हैं। तो ओलाजी के पास और हमारी ये जो समन्वित टीम है इसके पास एक लंबा अनुभव है। इनके पास ना सिर्फ सफलता का अनुभव है, इन सभी के पास असफलता का भी अनुभव है। ये यात्रा एक दिन की यात्रा नहीं है। भारत जयप्रकाश जी मीणा आज IAS हैं, इससे पहले 2022 बैच में ये IRS रहे हैं। हमारे सूरज कलकल जी जो पुलिस जैसी बहुत ही टफ नौकरी में अपना समय निकाल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों को चिंता और नकारात्मकता की कोई बात नहीं है, बस ज़रूरत है आपको सही समय पे अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता को सही लोगों के निर्देशन में सही दिशा देने की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज शायद आपके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आए और आप सही दिशा में अपनी इस यात्रा को शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार मुकेश सर। बार की सुर्खियां बनता है भरत जयप्रकाश मीणा। मैं ऐसे व्यक्तित्व को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा जो हिंदी माध्यम के लिए एक प्रेरणा है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ भरत जयप्रकाश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है और नीम का थाना जैसी जगह में एक IAS RS की कोचिंग का जो एक सपना था, जब हम बात करते थे, हम 5-6 साल से साथ में जानते हैं। जब मैं नया था, सिर्फ एक ग्रेजुएट हुआ था कॉलेज से और दिल्ली गया था, तो पढ़ता रहता था, लाइब्रेरी में काफ़ी मेहनत करता था। तो ये भी आते थे कभी कभी, दीपक और ओला जी दिखते थे। तो एक बार ऐसी ही बात हुई कि भाई तू कहाँ से है। नॉर्मली मैं काफ़ी पढ़ता था, कहते यार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, ये इससे बात की जाए। एक दिन ऐसे ही चाय पी रहे थे तो पूछा भाई क्या करता है, कहाँ से क्या किया है तूने, कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है। तो मैंने बताया कि मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे ऐसे। तो जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया तो कोविड के बाद से मेरा पहला अटैम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से मैं प्री चूक गया था। तो उन्होंने कहा यार भरत तू काफ़ी मेहनत कर रहा है और थोड़ा और स्मार्ट तरीके से कर इसको तो अच्छा हो जाएगा। कोविड के बाद जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया 2022 में, और मैं IRS इनकम टैक्स मुझे सर्विस अलॉट हुई थी, 624 रैंक आई थी उस टाइम। तो लेकिन उस टाइम मेरे एक मन में ये था कि यार इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स मिले थे, मुझे 146 मार्क्स मिले थे, और शायद उस टाइम अगर 170 के अराउंड मार्क्स मिलते तो मैं उसी टाइम IAS बन जाता सेकंड अटैम्प्ट में। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा अटैम्प्ट दे। और मेरे मन में ये था कि अब यार मुझे नहीं देना, मैं IRS बन गया और घर वाले भी खुश थे, मास्टर का बेटा IAS बन गया, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था मेरे ऊपर। और एक होता है कि सरकारी नौकरी चाहिए थी मुझे, तो कि नौकरी मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इन्होंने कहा थोड़ी जिद की कि यार तो रुक, अभी
और भी मेहनत कर सकता है थोड़ी। मैं तो थक गया कि 3 साल हो गए भाई, अब और नहीं होगा मेरे से। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को रोका। तो मैं तो पढ़ता नहीं था, इधर उधर घूमता था। दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था, यार दोस्त भी काफ़ी बन गए थे। फिर उन्होंने थोड़ा समझाया, बिठा के काफ़ी समझाते थे, सुबह शाम बिठा के डेली। कभी डांटते थे, कभी धमकी देते थे, घर फ़ोन कर दूंगा तेरे, ये वो। तो फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने रोका। तो दोबारा फिर मैंने प्री दिया, प्री हो गया, फिर मेंस भी हो गया। फिर बात इंटरव्यू पे आई कि मैंने कहा ओला जी यहाँ सर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ नहीं होगा, 146 मार्क्स यहाँ से आगे कैसे बढ़े। मेंस तो अच्छा हुआ था। तो इनके साथ रह के इन्होंने कुछ आइडिया बताया, अपने जो अनुभव है उसको शेयर किया कि कैसे इंटरव्यू में अच्छा कर सकते हैं। दीपक, हम साथ में डिस्कस करते थे चीज़ों को। पवन जी भी आते थे, हम 4-5 लोग साथ मिल के और बैठ के रूम पे बैठ के डिस्कस करते थे चीज़ों को, क्या कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूव करें। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। ये 8वीं तक गांव में पढ़ा, फिर सीख कर रहा 4 साल, CLC में पढ़ा 4 साल, फिर उसके बाद IIT में सिलेक्शन हुआ। जब IIT से आया, लेकिन 4 साल बीटेक तो इंग्लिश में हुई, लेकिन वो हिंदी मीडियम का जो एक था कि इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कभी कि इंग्लिश से तैयारी करे, तो हिंदी मीडियम में ही करता रहा। तो हिंदी वालों को एक रहता है कम्युनिकेशन स्किल। इंटरव्यू से बड़ा डर लगता था मुझे कि इंटरव्यू का ये डर कैसे निकाला जाए। तो साथ में जब इन लोगों ने मेहनत की और आप जब दोबारा इंटरव्यू दिया तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। 198 नंबर मुझे मिले, सीधे 50 मार्क्स का जो गैप था। और उसी की बदौलत फिर जो 624 रैंक थी वो सीधे जंप पर। रिटर्न में जहाँ 1750 का रिटर्न होता है उसमें सिर्फ 50 मार्क्स बढ़े, पर 275 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसमें 146 से सीधे 198। तो वो जो जंप था उसकी वजह से सिर्फ रैंक की अच्छी नहीं आई, बल्कि होम कैडर भी मिला, राजस्थान IAS अलॉट हुआ। तो प्रकाश जी की देन है। जब हम तैयारी करते तो ये हमेशा सोचते थे कि यार भरत ठीक है, तेरे पिताजी मास्टर है, मेरे भी टीचर है, अपन तो यहाँ दिल्ली आगे तैयारी करने। पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ पाते और उनकी इच्छा है कि, क्योंकि हमारी एक सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा लालच होता है हमारे लिए। एक गांव देहात से कोई बच्चा आता है उसको एक सोसाइटी में एक पहचान मिलती है, परिवार का नाम रोशन होता है। और IAS RS जैसी नौकरी वो हमें एक बहुत बड़ा सोसाइटी में हमारी जंप एक हमें मिल जाता है कि सोसाइटी में हमें पहचान मिलती है। और यही एक लालच है कि हम सब इसकी तैयारी करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें कोई ऐसे कोई पैतृक बहुत बड़ी संपत्ति तो हमारे पास है नहीं, कोई पैतृक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़े परिवार करना रहा तकते हुए उम्मीद से गांव को। अरे तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलिहान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का, तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का। तो यही भरत जयप्रकाश सर जैसे लोग हमारे बीच प्रेरणा बनकर आते हैं। तो मैं दिनेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि बच्चों के गाइडेंस के लिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के तौर पर मेरे परम मित्र, रूममेट और बैचमेट भरत जयप्रकाश, हमारे आदरणीय गुरुजी प्रकाश जी ओला सर, मेरे ही रूममेट और हमारे एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथी रहे श्री दीपक जी गोदारा, पवन जी, सूरज जी, डूडी साहब और सर जी, जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सर ने हमें, मैं प्रकाश सर का स्पेशली इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं एक सामान्य परिवार से पला बढ़ा, मैं राजस्थान में ही झुंझुनू ज़िले के चिड़ावा का निवासी हूँ और मेरे पिताजी भी एक टीचर हैं और एक कृषि या किसान परिवार से जुड़ा होने वाला व्यक्ति जब बड़े सपने देखता है तो एक बात कही जाती है कि आपके लिए सरकारी नौकरी मिलना ही एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि यदि सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। मैं मेरी पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त में यही कहूँगा कि ग्रेजुएशन IIT रोपड़ से करने के बाद जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी तो 2021 में मुझे, जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी कर रहा था, तो प्रकाश ओला सर मेरी मुलाकात होती है जब भरत जी और दीपक जी हम सब साथ ही थे। तो उन्होंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी GST एंड कस्टम्स में था और सर मेरे सीनियर भी थे जो मुझे उस समय संयोग से मिले थे, तो सर ने कहा कि वही बात कि इनकी हमेशा एक जुनून और जज्बा होता था कि यार जो लोग मिलते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी तैयारी करके IAS बन जाएं, क्योंकि सर उससे पहले ऑलरेडी UPSC का इंटरव्यू दे चुके थे। तो सर ने मुझे एक बात कही कि दिनेश, तेरी जो भी कमियां हैं तू खुद पहचान, नहीं तो एक दिन मेरे पास बैठ और मैं टाइम देता हूं,
जब मैं सर के पास इनके फ्लैट पे गया, मुझे याद है 1325 मुखर्जी नगर में सर का फ्लैट था, तो सर के पास मैं गया तो इन्होंने मुझे सामान्य तौर पे मेरी सारी जो भी टॉपिक्स थे उनका एनालिसिस किया और फिर मुझे बताया कि इन इन बिंदुओं पे आपको सुधार करना है। आप यकीनन मानिए कि मैं उसी बिंदु में सुधार किया और सिविल सर्विस 2022 यूपीएससी का मैंने अटेम्प्ट दिया। उसी अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया, जिसमें भरत सर का भी मुझे IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसी दिन मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं IRTS बन चुका हूँ, मैं IAS नहीं बना हूँ। उसी दौरान मेरा RS का भी मेंस क्वालिफाई हो गया था और मैंने सर के पास आया, तो सर ने कहा कि यार राजस्थान में SDM बन जाओगे तो बेटर है कि आप होम स्टेट रहोगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कहा सर मेरे पास बहुत कम टाइम है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, सर्विस में हूँ। तो मैं सर को बार बार फ़ोन पे परेशान करता था, तो सर कहते थे कि जब भी तुझे टाइम मिले तू निसंदेह कॉल कर ले। पर्सनली दिल्ली में मैं जब मिलता था सर से, मैंने मेरी तैयारी की। मैं आपको बता दूं, मुझे RS के इंटरव्यू में उससे पहले अटेम्प्ट में मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बना था, तो मुझे 100 में से 36 मार्क्स मिले थे। जब मैं प्रकाश सर को मैंने कहा वही भरत सर वाली बात कि सर इतने मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, लोग कहते हैं कि चेक जैक का ज़माना है। सर ने कहा कि आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो, मैं आपकी शॉर्ट कमिंग्स बताता हूँ, तैयारी करो। और मुझे RS के इंटरव्यू में 100 में से 74 मार्क्स मिले, जो सेकंड हाईएस्ट पूरे राजस्थान में मार्क्स थे। मैं सर का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि सर आपके सानिध्य और मार्गदर्शन में आज हम इस मुकाम को हासिल कर पाए। वर्तमान में मैं आप ही के पड़ोसी जिले कोटपुतली में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर पदस्थापित हूँ। इससे पहले मैं पावटा तहसीलदार और SDM विराटनगर भी रहा हूँ। मैंने जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे कोटपुतली बहरोड ज़िले में हुई तो मैंने एक चीज़ देखी जो सामान्यतः है हर इस क्षेत्र में मिलती है। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ इंस्पेक्शन के तौर पे, कॉलेजों में भी किसी फंक्शन, मैंने जितने भी छात्रों से बात की है, जितने भी छात्रों से, मैंने एक चीज़ पाया कि गाँव की जो लोग हैं वो प्रतिभावान छात्र हैं। बट दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग सपने बड़े देख ही नहीं पाते कि हम RS बने या IAS बने। मैंने अधिकांश लोगों से बात की, वो उनके सपने इतने छोटे हैं कि हम सिर्फ एक सरकारी नौकरी में हमारी एंट्री हो जाए। मैं आपको कहूँगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि छोटे सपने देखना अपराध है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप लोग जितने भी इस सामान्य ग्रामीण परिवार से आने वाले, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप अपने सपनों को ऊंची उड़ान दें। आप इस बात में खुश नसीब हैं कि नीमका थाना जैसे एक कस्बे में एक व्यक्ति जिन्होंने 2 बार लगातार पूरे ऑल इंडिया में हिंदी माध्यम के टॉपर्स दिए हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं। हम नामी गिरामी कोचिंग का नाम सुनते हैं, लेकिन आपके सामने बैठे हैं। मैं खुद UPSC सिलेक्टेड, RS में सिलेक्टेड, भरत, दीपक, इवन पवन जी या सूरज जी, जितने भी लोग हैं वो प्रकाश सर के मार्गदर्शन में इस मुकाम तक पहुँचे। मैं इस नीमका थाना कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो युवा साथी हैं, जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपने बड़े सपने देखते हुए ऐसे लोगों से मार्गदर्शन ले जिन्होंने अपनी सफलता का परचम ऑलरेडी फहराया है। आप लोग ये भी मानो अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि दिल्ली और जयपुर की जो महंगी कोचिंग्स और लाइफ स्टाइल, जहाँ पे एक सामान्य परिवार के लिए 2-3 साल पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हम इस बात को जानते हैं कि जब एक तैयारी करते हैं तो रूम रेंट से लेकर के और जो प्रैक्टिकल कितना है कि छोटे कस्बों में ये फैसिलिटीज़ मिल नहीं पाती हैं। बट वर्तमान AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशंस है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अपना परचम लहराएंगे और वापस बार बार उन्हीं को हम एज ए मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट के तौर पर मंच पर इनवाइट करेंगे। ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर IAS बन सकता है तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कर सकते हो या नहीं? तो एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस व्यक्ति के लिए जिनका नाम होता है पवन जी कुमावत, जो दिल्ली में IAS ऑफिसर हैं, एक ट्रक ड्राइवर का बेटा। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। सर, आपके गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा।
विपरीत परिस्थितियों में किस तरह हीरे निकलते हैं जो कुंदन बनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश जी का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया है, आप सभी को इकट्ठा किया है और एक हमारे लिए भी एक गेट टुगेदर हो गई। मैं अभी कह रहा था, आया था तो, कि ऐसे हम यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो एक छोटा सा उनका ग्रुप हो जाता है जो ऐसे मिलते रहते हैं, या तो मेंस का एग्ज़ाम होता है तब या इंटरव्यू के टाइम। क्योंकि राजस्थान में जैसे प्री का एग्ज़ाम होता है आईएएस का, तो वो ऑल इंडिया में पूरी जगह सेंटर होते हैं, राजस्थान में 3-4 सेंटर होते हैं, लेकिन मेंस का सेंटर जयपुर में होता है, जयपुर में भी 1-2 जगह। तो जनरली जो दोस्त हैं वो मेंस में मिल जाते हैं या फिर दिल्ली में मिल जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैं ओला जी को यही कह रहा था, मैंने कहा कि आपने ये बहुत अच्छा हमारे लिए गेट टुगेदर कर दिया। वैसे पहले हम मेंस में मिलते थे या इंटरव्यू में मिलते थे और अब यहाँ नीम का थाना में, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि बाकी सारी कोचिंग्स क्या करती है, जैसे ही बच्चा कोई सिलेक्ट होता है तो उनको मतलब अलग तरीके से बुलाती है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोचिंग है, देखो क्या होता है कि एक तो हमारे यहाँ शिक्षा है वो सेवा रही। या गाता हूँ गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों पे फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। गीत टारगेट बनाओगे तो कम से कम जो छोटा टारगेट बनाया है वही अचीव होगा। आप ऊपर वाला टारगेट बनाओ, पूरी संभावना है आप सफल हो जाओगे। और 1% मान लो आप असफल भी हुए तो वो जो छोटा टारगेट आप बनाने की सोच रहे हो वो तो आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखो और उनके अनुसार मेहनत करो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने पीएचडी की, मैं डॉक्टर अजय यादव ज्योग्राफी लेक्चर हूँ और मैंने पीएचडी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन यहाँ सपना जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मुझे पीएचडी करनी है, तो उनके देख के मैंने पीएचडी कर ली। वो नहीं की है अभी तक, क्योंकि उनकी जॉब बहुत जल्दी लग गई थी, 21 साल में जॉब लग गए थे, तो उनको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अवसर नहीं मिल पाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो आईएएस बैठे हैं, आरएस बैठे हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम आरएस बनेंगे और एक दिन आईएएस बनेंगे। इनका सौभाग्य था कि प्रकाश जी ओला के संपर्क में आए और इनकी दशा और दिशा बदली। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी जो सामने बैठे हैं, यदि आज तक आरएस आईएएस नहीं सोचा है तो आज से सोचना स्टार्ट कर दो और आप विश्वास रखो, एक दिन वो मुकाम आएगा जिस दिन आप वहां नहीं यहां बैठोगे। और मैं कहना चाह रहा हूं कि विकल्प जब देख रहे हो, आप विकल्प देख रहे हो तो छोटे मत देखो। 2 पंक्तियां इस पे कहना चाहूंगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस टाइप से आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप ज्यादातर क्रिकेट तो सभी देखते होंगे, कई बार आप देखते हो बैट्समैन आराम से खड़ा है, बिल्कुल संयमित, बॉल आ रही है, थोड़ा सा कदम लेता है और स्ट्रोक मारता है और अपन देखते रह जाते हैं ऊपर की तरफ और अनाउंसमेंट होता है सबसे हाईएस्ट सिक्सर 100 मीटर 110 मीटर। फिर अपन सारे करते हैं यार ये कैसा हुआ, इसने तो इतना कुछ एफर्ट्स ही नहीं किया। फिर अपन बात करते हैं ये एफर्ट्स था, वो था सही टाइमिंग का। तो सही टाइमिंग आप लोगों के पास भी, जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं उनके पास भी अवसर है कि आप सही टाइमिंग पे, सही समय पे सही निर्णय लें। और जो हमारी जो टीम है उनसे आप जुड़े, ज्ञान सिद्धि से जुड़े, और आप लोग भी एक दिन महसूस करोगे, लोग कहेंगे यार बड़ा सही टाइमिंग और सही निर्णय किया था। और आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं, और इससे पहले मैं एक बार ओला जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि इन्होंने एक छोटे से कस्बे में एक संकल्प लिया और उसको साकार करने का प्रयास किया। साथ ही इन्होंने एक पंक्ति मुझे कही थी कि मैं कभी क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 95% जो क्लासें हैं
वो चार कैंडिडेट ने लिए। एक दीपक जी को आप सुन चुके, उसके अलावा खुद प्रकाश जी ओला जो आईएएस का फैकल्टी है, वो भी जो एजुकेशन की टॉप मोस्ट की जो एग्जाम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका इंटरव्यू दे रहे हैं। सारे नेट जेआरएफ पीएचडी कैंडिडेट हैं। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो फैकल्टी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्ट होने के बाद वो रुक गई, वो आज भी अध्ययन और अध्यापन के साथ जुड़ी हुई है। और जैसा दीपक जी ने कहा कि प्रकाश जी का हमें थोड़ा सा ये ध्यान रहता है कि कंटेंट गलत तो नहीं होगा। प्रकाश जी दिल्ली बैठे हैं, सीसीटीवी लगा रहे हैं, वहाँ पे भी कंटेंट पे मॉनिटरिंग करते हैं और हमें निर्देश देते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए तो इतना और बेटर हो सकता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा मानव संसाधन है और ऐसा ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे रिजल्ट को जनरेट कर सकता है। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, हमें खोना नहीं है, हमें खोना नहीं है। तो युवा पीढ़ी से पुनः आग्रह कि आप जज्बा बनाए रखें, अनुशासन बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें और हमारे संस्थान के साथ जुड़े। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और ओला जी ने जो विश्वास इस टीम पे दिखाया है उस पे भी हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सर। दरअसल इसके बाद मैं उस व्यक्ति की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ जिनके समायोजन के कारण, जिनके अथक प्रयासों के कारण हम सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज हुई है कि कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। दरअसल प्रकाश ओला सर दिल्ली में कस्टम ऑफिसर हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है। मैं भी वहीं रक्षा मंत्रालय में हूँ। तो मैंने ओला सर से कहा कि सर आप नीम का थाना जैसी छोटी जगह पर अपनी ऊर्जा क्यों लगाने जा रहे हो, रोज शनिवार रविवार को आना। तो ओला सर ने कहा कि रामावतार, मुझे इस मिट्टी का कर्ज उतारना है, मुझे इस समाज के प्रति कुछ देना है, मुझे घर घर से आईएएस आरएस निकालने हैं। कि मुझे गिराने में लगे हो, मैं गिरा तो मुद्दा बनकर खड़ा हो जाऊंगा, चलने दो अभी सफर बाकी है मेरा, मुझे रोका गया तो काफिला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो ओला सर महज एक व्यक्ति नहीं है, एक पेरेंट्स, टीचर, छात्र सभी का हार्दिक स्वागत ज्ञान सिद्धि क्लासेज के सेमिनार में आने के लिए। मैं सेमिनार को आयोजित करने का जो एक आइडिया है, बहुत सारे लोगों ने कहा सर सीकर में, दिल्ली में, जयपुर में तो सेमिनार होते सुने हैं, नीम का थाना में इस तरह का सेमिनार कि यहाँ पर आईएएस आ रहे हैं, वो भी 3-4, आरएएस आ रहे हैं 4-5, इतना बड़ा सेमिनार क्यों कर रहे हो आप? तो उसकी प्रेरणा मुझे मिली। 1-2 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। उनसे 1-2 बार बात की, किसकी तैयारी कर रहे हो? कह रहे सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा किसको देखते हो? कह रहे यूट्यूब पे सर, उनको देखा था, उनसे हमको प्रेरणा मिली थी। तो मैंने उनकी बात करवाई, फ़ोन हाथ में, बच्चे का हाथ काँप रहा है ऐसे। मुझे लगा क्या हो गया? कह रहे सर मैंने पहली बार बात की है किसी आईएएस अधिकारी से, नहीं तो हमने तो यूट्यूब पर ही देखा है। अब जिन बच्चों की, मुझे उस टाइम लगा कि जिन बच्चों को एक यूट्यूब पे देख करके प्रेरणा मिल रही है, उन बच्चों को अगर मैं यहाँ साक्षात ला करके खड़े कर दूँ, वो भी टॉप 100 रैंक जो मैंने दिए हैं मुखर्जी नगर में, उन बच्चों को कितनी मोटिवेशन मिलेगी। तो ये मेरा सेमिनार आयोजित करने की जो प्रेरणा और विचार था वो वहीं से मुझे मिला और उसी का परिणाम है कि आपके सामने हिंदी मीडियम के टॉपर लगातार 2 साल से जो अंडर 100 रैंक है वो मैंने दी है मुखर्जी नगर में। मैं ऑलरेडी 4-5 साल से मार्गदर्शन कर रहा था इन बच्चों को, आपने सुन लिया है तारीफ, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, तो वो आप सुन चुके हो। और ये आपका सौभाग्य है कि इन बच्चों को दिल्ली से, जयपुर से इतनी कोचिंगें बुलाती हैं, इतनी कोचिंगें इनको ऑफर देती हैं कि आइए सर बच्चों के साथ हमारी फ़ोटो खिंचवाइए, ताकि वो आपको, गरीब बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को उस ट्रैप में ले सके, मार्केटिंग ट्रैप में। आप यहाँ से देखें कि ये बच्चा वहाँ है, उस कोचिंग में है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ रूम रेंट, वहाँ की सुरक्षा की चिंताएं, खाना पीना, उनमें उलझ करके अपनी 80% एनर्जी जो है आप उन्हीं में गंवा दो। ये आपके साथ वहाँ पर जा कर के परिणाम होता है। तो मेरा यहाँ पर संस्थान डालने का, इन लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को यहाँ से मोटिवेशन मिले। अगर मैं नहीं कहता कि हम 100-200 आईएएस आरएएस बनाएंगे, लेकिन मेरी यही इच्छा है, हमारी टीम की यही इच्छा है कि अगर हम हर साल 4-5 आरएएस आईएएस भी बना देंगे तो नीम का थाना क्षेत्र 4-5 साल में सिरमौर हो जाएगा
और अपने आप बाहर के लोग भी यहीं आएंगे, हम इसको गढ़ बना देंगे आरएएस और आईएएस की तैयारी का। अभी जो बच्चे सोचते हैं मुखर्जी नगर जाकर के तैयारी होगी, मैं कहता हूँ 5 साल बाद लोगों को लगेगा नीम का थाना जाकर के अच्छी तैयारी होगी, ये मैं आपसे गारंटी करता हूँ। दूसरा, जो बच्चे, कई बार होता है कि सर मैं तो गरीब हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, तो ये जो बच्चे बैठे हैं जो आईएएस बन चुके हैं, इनसे आप पूछिए। मुखर्जी नगर में मैंने ऑलमोस्ट फ्री में बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, और मैं यही यहाँ पर करता रहूँगा। जो भी गरीब बच्चा है जिसमें कैपेबिलिटी है, सिंसियरिटी है, वो बच्चा आकर आए, अपने पेरेंट्स को साथ लाए। बस मेरी एक ही कंडीशन होती है कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्रीडम की डिमांड नहीं होनी चाहिए। सर मुझे तो फ़ोन चाहिए, मैं तो ऑनलाइन देखूंगा, मैं तो रील देखूंगा, इस तरह की चीज़ है तो वो मैं उस बच्चे को खुद ही मना कर देता हूँ कि भाई मैं आपको गाइड नहीं करूँगा। और उसका परिणाम है कि जहाँ पर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ रुपए की कोचिंगें खड़ी हैं, उनके टॉप 100 में एक एक बच्चे नहीं हैं, एक एक बच्चे उनके टॉप 100 में नहीं आते हैं। वो इन्हीं से, जो मेरे स्टूडेंट इनसे संपर्क करते हैं कि सर आइए आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाइए, आपको ये लालच देंगे, वो करेंगे। लेकिन आपके सामने है, ये लोग दिल्ली से, इतना युद्ध का माहौल चल रहा है, वहाँ से छोड़ करके आप लोगों के लिए पास आए हैं। तो इसका मकसद यही है, नीम का थाना को थोड़ा सा जागृत करना कि हमारे कम से कम 8-10 आईएएस आरएएस यहाँ से हर साल बन सकें। तो गरीब बच्चों के लिए जो फैसिलिटी है, हमारी कोचिंग की जो एक फैकल्टी की बात है वो आपको बता चुके हैं सभी लोग, सभी नेट जेआरएफ से कम क्वालिफाइड मेरे पास कोई टीचर नहीं है। यही टीचर अगर बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाएंगे, इनको करोड़ों रुपए के पैकेज मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को चेतक एक्सप्रेस में बैठ करके दीपक गोदारा यहाँ आता है, आप लोगों को पढ़ाता है, ये बहुत बड़ी बात है नीम का थाना के लिए, और आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। दूसरा, एक जो अभी हमारे यहाँ पर कोर्स चालू है, उसके लिए मैं बता दूं, फाउंडेशन कोर्स हमने चला रखा है ताकि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बच्चों को एक प्रॉपर जो टाइम होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वो गोल्डन आवर होता है। क्योंकि मान लो कि आपका बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में आप 2-3 साल खराब करेंगे तो आपकी जो जीवन की एनर्जी है 50% वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं बचता है। तो वो हमारी ऊर्जा खराब नहीं हो, आप सही समय पर सही जगह आएँ, इसलिए हमने यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स डाला है। और अगर कोई बच्चा फाउंडेशन कोर्स में हमसे जुड़ेगा तो मैं निसंदेह उसको ये विश्वास दिलाता हूँ, उनके पेरेंट्स को, कि आगामी 3-4 साल बाद उनका बच्चा यही मंच पर बैठा मिलेगा और हम सभी उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। इसी के साथ में बच्चे को क्या नहीं आता है, किसी बच्चे को रीजनिंग नहीं आता, किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस नहीं आता, किसी बच्चे को ज्योग्राफी नहीं आती। और अगर आप बड़े शहर में बच्चे को भेजते हो तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है, भेड़ चाल। सब बच्चों को एक लाठी से हाँकते हैं वहाँ पर, चाहे कोई बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर हो, सबको एक भीड़ का हिस्सा बना करके पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बच्चे की स्पेसिफिक उसकी कमी देखता हूँ कि यार इस बच्चे में ये कमी है, थोड़ा सा पुश करेंगे ये बच्चा निकाल लेगा। और इसी का परिणाम है कि ये अधिकारी आपके सामने बैठे हैं, ये टूट चुके थे, बीच में प्री फेल हुए, टूट चुके, घर वालों ने कहा नहीं सर नहीं होगा। लेकिन देखो जो जज्बा इन्होंने बनाए रखा, जो एक दिनकर की कविता है, कवि दिनकर, उनकी कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके जो आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जब आदमी पत्थर को पानी बना सकता है तो कुछ 2-4 किताबें पढ़ने की, जो एक 2-4 किताब पढ़ करके थोड़ी सी 4-5 घंटे की मेहनत करके स्मार्ट गाइडेंस के साथ में, स्मार्ट तैयारी के साथ में आप 2 से 3 साल में जब आरएएस आईएएस बन सकते हो तो मुझे लगता है बहुत आसान है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है, दिल्ली जयपुर में बैठा व्यक्ति कर रहा है, तो हम भी आराम से उसको कर सकते हैं। यही प्रेरणा मैं आप लोगों को देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सेमिनार किया। आप लोगों का भी सौभाग्य है, मुझे नहीं लगता कि नीम का थाना में या कभी इस तरह से कोई मौका मिलेगा कि इतने, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है, इसलिए ये लोग आपके सामने आए हैं। बड़ी बड़ी संस्थान भी जो हैं, बड़ी बड़ी संस्थान भी इस तरह का सौभाग्य बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। तो वानर सेना, श्री राम की वानर सेना थोड़ी सी भयभीत होती है। जब सीता माता को उठा ले जाता है रावण तो उनको भय होता है कि पता नहीं हम खोज पाएंगे कि नहीं खोज पाएंगे। सारे वानर भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तभी जामवंत आते हैं और वो कहते हैं कि हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हो, आप तो आराधना में मैं 1-2 आरएएस आईएएस जरूर खड़ा करूँगा, जो भी मेरे मार्गदर्शन में रहेगा। और इस चीज़ को आप मन से नोट कर लेना। कभी हो सकता है, पिछले बार मेरा सेमिनार था, कोचिंग पूरा फोकस मेरे 3-4 स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, उनके ऊपर लगा रहा हूं और मेरा बच्चा टॉप 50 में आएगा। और ये दीपक गोदारा की मैं बात कर रहा था और आपके सामने ये बच्चा आज बैठा है। दुर्भाग्य था कि भी टॉप 50 में नहीं आ पाया, लेकिन 92 भी कोई कम बात
नहीं है। तो उसी जामवंत की तरह मैं यहाँ के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एनर्जी है, 90% बच्चों की बनती है, लेकिन फिर वो बच्चे भेड़ चाल में फंसते हैं कि सर मैं तो रेलवे की तैयारी करूँगा, जीडी की तैयारी करूँगा, मैं तो सर कांस्टेबल की तैयारी करूँगा। करिए, बहुत अच्छी बात है, छोटी एग्जाम भी दीजिए, लेकिन हमारी तरह सोचिए कि छोटी एग्जाम दे। त्याग संकट में बनी दीर्घता, धरा है तू राणा शिवासी बनी वीरता। अरे मगमग पग पग संघर्ष नाम जवानी है। अरे नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है, नभ को पल में करती स्पर्श जवानी है। तो वो जवानी जो आकाश छूने वाली है, मुझे यकीन है कि नीम का थाना से IAS RS दीपक गोदरा और भरत जयप्रकाश जैसे बन के निकलेंगे कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, फिर दूर तलक रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेज का। किसी को कोई भी डाउट हो, ऑफिस में मिलिए, क्लास में मिलिए हमसे। हर तरह की समस्या का समाधान, कौन सी किताब पढ़नी है, कब पढ़नी है, कब से तैयारी शुरू करनी है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को। गुड इट। आभार प्रकट करने के लिए मैं श्री श्याम मोला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मंच पर विराजमान और आज इस सेमिनार में उपस्थित मातृशक्ति, युवा और भारत के भविष्य, आपने जो कुछ भी यहाँ अर्जित किया है उसको जीवन में यथार्थ में उतारे। यानी इनसे जो सुनने को मिला है और जो प्रेरणा आप ले रहे हैं, जो संकल्प लेकर के आप यहाँ आए हैं, उस संकल्प को पूरा करें। जैसे गोदारा जी ने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ ये कहा है कि मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ जो कोचिंग ले रहे हैं कुछ बच्चे, वो निश्चित रूप से IAS और RS बन करके रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को भी, और आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में जुड़ करके और अपने भविष्य का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी लोग रिफ्रेशमेंट लेते रहें और इस प्रोग्राम को हम समापन की तरफ हैं। दरअसल प्रकाश सर कह रहे हैं कि कुछ कविताएं सुनाइए, और तो एक कविता मैंने अभी इस पे लिखी थी पहलगाम पर, सुना दो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। एक बार जोरदार ताली बजा के मुझे हौसला वर्धन करेंगे मेरा। दरअसल ये कविता धर्मनिरपेक्ष है और पाकिस्तान को मैं इस कविता के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुनो गौर से पूरा पाकिस्तान सुनो, इस कविता को सारा हिंदुस्तान सुने। जिन्ना का नहीं, हिंदुस्तान हमीद का है। अरे मुल्क हमारा अशफाक शहीद का है। अरे जात नहीं, जज्बात नहीं, धर्म पूछकर मारा है। कायरों ने वीर शिवा राणा का लहू ललकारा है, राणा का लहू ललकारा है। अरे बंदूकों के आगे धर्म नहीं बदला हमने, निर्दोष और असहायों पर नहीं किया हमला हमने। अरे कलमा नहीं, कलाम पढ़ा है हमने। बाबर नहीं, श्री राम पढ़ा है हमने। बाबर नहीं, श्री राम पढ़ा है हमने कि सेना के शौर्य का कहर देखेगा पाकिस्तान। 56 इंची छाती का ट्रेलर देखेगा पाकिस्तान। आंसू देने वालों को खून दिया जाएगा, घर में घुस आताताई खून दिया जाएगा। पहलगाम के बदले में पीओ के हथियाना होगा। प्रतिशोध लेने को रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना होगा। प्रतिशोध लेने को रणचंडी का रौद्र रूप दिखलाना होगा। और पुलवामा का बदला लिया जैसे बालाकोट से पाकिस्तान हिला देंगे, परमाणु विस्फोट से पाकिस्तान हिला देंगे। और मुझे विदा करना कि गोरी गजनवी की छाती पर केसरिया गाड़ा जाएगा और भारत भू पर चांद सितारों वाला झंडा फाड़ा जाएगा। और एक के बदले 100 शीश उतारे जाएंगे। अरे कलमा नहीं, हनुमान चालीसा सुनाकर मारे जाएंगे। कलमा नहीं, हनुमान चालीसा सुनाकर मारे जाएंगे। बहुत बहुत आभार, और मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोगों से इसी तरह मेरा मिलना जुलना होता रहे इस ज्ञान सिद्धि कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत आभार सर। दरअसल कविताएं क्या है, जब मंच कवि सम्मेलन होता है तो कुछ और माहौल होता है। मैं 4 पंक्ति आप लोगों के बीच निवेदित करता हूँ। युद्ध का माहौल चल रहा है। एक सैनिक घर पे आता है तो बेटा पूछता है कि आपके लिए कौन पहले।
दरअसल यही तो सर हिंदुस्तान की खूबी है कि हिंदुस्तान हमीद का है, मुल्क हमारा अशफाक शहीद का है। तब एक बेटा क्या जवाब देता है एक सैनिक अपने बेटे को कि ये गंगा, बेटा घर पे आता है युद्ध भूमि जाने से पहले, बेटा पूछता है अपने सैनिक पिता से कि आपके लिए क्या पहले है, कि ये गंगा, जमुना, दरिया, गुलजार, चमन पहले मेरे लिए, ये जमी, पर्वत, सरहद, समंदर, गगन पहले मेरे लिए। बेटे ने पूछा सैनिक पिता से कौन पहले, वतन पहले मेरे लिए। कि लाम पर जाके शत्रु का काम तमाम करते हैं, रात भर जाग सैनिकों से सवालों का जवाब यही है, वो वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं। वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।